नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा और आज बात हम कर रहे हैं लोगों के साथ अक्सर होने वाली ठगी को लेकर, जिसमें कई बार लोग इसका शिकार हो जाते हैं। ताजा मामला राजस्थान के श्रीगंगानगर से सामने आया, जहां पर क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग में बड़े रिटर्न और मोटे मुनाफे का झांसा देकर निवेशकों से 21 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले साइबर ठग गैंग का भंडाफोड़ हुआ। सदर थाना पुलिस ने एक एफआईआर के बाद छापा मारकर कंपनी संचालक सहित 8 आरोपियों को पकड़ा है। ये ठग लोगों को कम से कम $300 का निवेश करने के लिए लिंक भेजते और मुख्य आरोपी सतपाल ने गैंग की पूरी टीम बना रखी थी। फर्जीवाड़े और ठगी को संगठित रूप से चलाने के लिए एक वेबसाइट भी डिजाइन की गई थी, जिसका डोमेन बिना किसी लाइसेंस या परमिशन के फर्जी तरीके से रजिस्टर करवाया गया था। निवेशकों से अलग अलग बैंक खातों में राशि मंगवाई जाती थी। ये सभी खच्चर खाते यानी किराए के खाते होते थे। आरोपी खुद निवेशकों की यूजर आईडी पर बिना उनकी परमिशन के खुद काम करते थे। कोई निवेशक खुद पैसा नहीं निकलवा पाता था। निवेशकों को झांसे में लेने के लिए बड़ी पार्टियां आयोजित कर फर्जी लोगों को मुनाफा कमाने वाले बताकर मिलवाया जाता और इस तरह ठगों के मकड़ जाल और माया जाल में फंसकर 1.5 साल में करीब 5,000 लोगों ने अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई ठगों के खातों में निवेश कर दी। ठगी के शिकार लोगों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है और आरोपियों के कब्जे से एक लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन और एक कार जब्त कर ली गई है। जबकि पाली में 6 दोस्तों ने ऑनलाइन गेम में उलझाकर ट्रेडिंग फर्म के मालिक से 1.5 करोड़ रुपए हड़प लिए। वहीं पीड़ित व्यापारी महेश माली ने सोजत थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिन्होंने उसे ऑनलाइन कैसीनो फन गेम मोबाइल से खेलने से लाखों रुपए का फायदा होने का झांसे में लिया और मोबाइल पर लिंक भेज करके करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की। अब जान से मारने की वो धमकी दे रहे हैं। इसी तरह झालावाड़ शहर में एक युवक के साथ 1,66,500 रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई। शिकायत पर पुलिस ने ठगी में इस्तेमाल बैंक खाते की जो मालकिन है उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो ये सब चीजें आखिर क्या हैं, कैसे ऑनलाइन फ्रॉड होता है, क्या इसकी मॉडस ऑपरेंडी होती है, किस तरीके से हमें बचना चाहिए, इन सभी चीजों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और साइबर ठगों का जो मकड़ जाल है, खच्चर खातों का माया जाल जो इस वक्त बना हुआ है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो इस दौरान कुछ बयान भी हैं, जरा वो आपको सुनवाते हैं। क्या पुलिस अधिकारियों का इस पर क्या कहना है और जो पीड़ित हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए आप। गंगानगर पुलिस ने, सदर थाना पुलिस ने ये कार्रवाई श्री गंगानगर जिले में सेक्टर नंबर 17 में कार्रवाई करते हुए एक सफारी गाड़ी से इन 8 आरोपियों को दबोचा। आरोपियों के कब्जे से एक लैपटॉप व करीब 9 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसके बाद से पुलिस अब इन आरोपियों से अनुसंधान में जुटी हुई है। एसपी गौरव यादव ने बताया कि आरोपियों से प्रथम दृष्टया पूछताछ के अंदर करीब 5,000 से अधिक लोगों के साथ साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं। आरोपी इतने शातिर हैं कि करीब 10वीं कक्षा से पास व कई आरोपी है वो ग्रेजुएट बताए जा रहे हैं। हालांकि इन लोगों ने मिलकर एक वेबसाइट का निर्माण किया और इस वेबसाइट पर लोगों को निवेश का झांसा देकर बड़े पैसे कमाने का झांसा दिया, जिसके बाद से लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई इन साइबर ठगों के चक्करों में आकर इन वेबसाइट्स पर लगा दी। जिसके बाद इन आरोपियों ने इन वेबसाइट के माध्यम से इन लोगों की यूज़र आईडी हैक की और पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया। अब देखना होगा कि आरोपियों से पूछताछ के बाद और क्या खुलासे होते हैं। प्रदीप कुमार, एनडीटीवी, श्री गंगानगर। थोड़े दिन पहले मेरे पास ऑनलाइन कैसीनो कुछ 5-6 जने आते थे मेरी दुकान पे। मेरे को उकसाते थे, इतने पैसे कमा लेगा, करोड़पति हो जाएगा। तो 2021 से लगा के अभी तक लोग देते रहे मेरे से लोन लड़वाया, मेरी ज़मीन बेचवा दी, इधर उधर से रिश्तेदारों से पैसे ले के मेरे को उकसा के आज नहीं तो तू कल कमा देगा महेश, और हम तुम्हारे साथ है, 5 दिन तेरा नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन आज की टाइम में मेरा 1,40,00,000 का नुकसान होने के बाद बहुत दिन तक मैं डरता रहा। उसके बाद मैंने जाके थाने में रिपोर्ट लिखवाई, दर्ज करवाई है कि मेरे जो कितने भी पैसे गए हुए हैं इनके ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए और मेरे को न्याय दिया जाए। और इन मुलजिमानों ने उससे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाया, काफ़ी बड़ी रकम 1,40,00,000 रुपये के करीब अंकित किया है। और इन लोगों ने आगे भी ऑनलाइन गेमिंग खेलने के लिए उस ऊपर दबाव डाला और नहीं खेलने पर उसको धमकियां देने का बातें भी उसने इस तरह से में लिखी है। उस संबंध में प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है। प्रकरण वर्ष 2021 की घटना को लेकर दर्ज करवाया गया है।
इसमें कुल उसने अपने साथ में करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू ज़बरदस्ती पैसा वसूलने का आरोप लगाया है। सर मेरे कोई ओटीपी नहीं आया था और मेरे मोबाइल को पहले ही उनने या तो हैक कर रखा था, तो उसने कोई ऐप वगैरह डाली होगी, तो मुझे याद नहीं कि मेरे साथ जनरेट हो चुकी वो। और मेरे खाते से जब 49,500 का जब मैसेज आया तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो रहा है। हाथों हाथ मैंने उसको 1930 पे फ़ोन करके उसको ब्लॉक कराया। फिर उसके बाद मैंने मेरे मोबाइल को चेक करा तो और भी मेरे ट्रांजेक्शन उसने पैसे निकाल चुका था, जो 1,17,000 रुपये मेरे और वो इंडोसन बैंक से निकल चुके थे। उसका मैंने जाके साइबर बैंक उसमें थाने में जाके उसकी पूरी जानकारी दी और उन्होंने फिर उसको आगे से फॉलो करा। कितने पैसे वापस हो गए आपको? अभी मेरे ओनली 49,500 रिटर्न आए हैं, जो कैनरा बैंक में होल्ड हो चुके थे वो पैसा रिटर्न आया है। टोटल कितने पैसे गए? 1,67,000 रुपये मेरे पैसे निकले थे, जिसमें से 49,500 मुझे रिटर्न मिले हैं। साइबर थाना में एक प्रकरण दर्ज हुआ जिसमें परिवादी ने बताया कि एक एपीके फाइल डाउनलोड करने के बाद उसका फ़ोन हैक हो गया और उसके बाद उसके खाते से काफ़ी मात्रा में पैसा कट गया। उसको लेके वहाँ पे प्रकरण दर्ज हुआ और इसमें साइबर थाना अधिकारी के द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया। इस अनुसंधान में जितने भी डाटा का एनालिसिस किया गया उसमें एक खाता सामने आया जिसमें कि वो पैसा ट्रांसफ़र हुआ था। उस खाता धारक के बारे में जब अनुसंधान किया गया तो वो खाता धारक एक महिला थी, चांदनी यादव, जो हमारे एमपी की रहने वाली है। और उस लड़की ने अपना खाता किसी को शेयर किया हुआ था और उसकी जो खाते की डिटेल्स थी उसी के साथ साथ जो उसका एटीएम था खाते का और बैंक अकाउंट के साथ में जो मोबाइल नंबर भी किसी और का ही अपडेट कराया हुआ था। उस खाते को एज ए म्यूल बैंक अकाउंट इस पूरे साइबर ठगी में यूज किया जा रहा था। उसी के मद्देनज़र उसके अनुसंधान करके उसको इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। जिस व्यक्ति के द्वारा ये खाता इससे लिया गया उसके बारे में भी पुलिस अनुसंधान कर रही है और उसकी गिरफ्तारी के जल्द ही प्रयास किए जा रहे हैं। तो साइबर ठगों का ये जो मकड़जाल है वो बुना हुआ है और इसमें लोगों को फंसाने के लिए तरह तरह के लालच और प्रलोभन दिए जाते हैं। और इसमें अगर कोई इंसान फंस जाता है उसके बाद क्या होता है, कैसे उनके बैंक अकाउंट से पूरा पैसा निकाल लिया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और साइबर फ्रॉड किन किन रूपों में होता है, ज़रा इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास और बड़ा पैनल कार्यक्रम में जुड़ चुका है। ज़रा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ पूर्व IPS आनंद वर्धन शुक्ला सर हमारे साथ कार्यक्रम में है। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मुकेश चौधरी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मुकेश जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट नंदन नरूला जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ साइबर केस को टैकल करने वाली ऐसी एडवोकेट खुशबू जैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। खुशबू जी बहुत स्वागत है आपका NDTV राजस्थान पर। शुरुआत लेकिन मैं मुकेश जी आपसे कर रहा हूँ, ये आप थोड़ा सा बताइए, ये जो म्यूल अकाउंट होता है कैसे ये साइबर ठगी के, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं। शुरुआत में फ़ोन पर आते थे, अब लिंक पर आने लगे और अब तो ये तरह तरह के प्रलोभन दे करके, जैसे ये केस भी आया है, तो इसमें ऑनलाइन गेमिंग के ज़रिए ये क्या किस किस तरीके से आप जो साइबर ठगी है वो इस वक्त प्रचलन में है और कैसे इससे बचना चाहिए? सर साइबर फ्रॉड इंडिया में मतलब पिछले अगर 10-12 सालों का पैटर्न देखें तो सबसे ज़्यादा जो साइबर क्राइम ट्रेंड में है वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं। सेकंड नंबर पे अगर कुछ आते हैं तो फिर वो सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स या उसके बाद में अदर क्राइम्स की कैटेगरी को जगह मिलती है। अब इशू ये है कि साइबर क्राइम के अंदर अगर IT एक्ट में केस रजिस्टर होता है तो बेलेबल ऑफेंस होते हैं। तो मोरलेस क्या होता है कि जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो बचते हैं या पुलिस जो SHO होते हैं वो बचते हैं केस रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर को जांच दी जाती है। तो इंस्पेक्टर नहीं चाहेगा कि सारे केसेस मेरे नाम पे दर्ज हो जाएं और मैं इन्वेस्टिगेशन अधिकारी बन जाऊं। तो बेसिकली जो केस रजिस्ट्रेशन अगर ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करूं तो लेस देन 2% केसेस जो हैं वो रजिस्टर होते हैं एक्चुअल में, और उससे ज़्यादा मतलब मोर देन 98% केसेस जो हैं वो रजिस्टर नहीं हो पाते हैं। तो उसकी वजह से साइबर क्रिमिनल्स को बहुत बढ़ावा मिलता है, इनको बहुत सपोर्ट मिलता है और उनको फ़ायदा भी काफ़ी पहुंचता है और इनका बेल भी आसानी से हो जाता है। तो इन्हें पता है कि अच्छा ठीक है 100 लोगों को टारगेट करेंगे, 100 में से हो सकता है कि 10 लोग मान जाएंगे, तो हमें डेली के 100 लोगों को टारगेट करना है। 100 में से 10, 5 या 3 या 4 लोग मान जाएंगे
जो कोई 50,000, कोई 5 लाख, कोई 50 लाख रुपए निवेश कर देगा फेक इस तरीके की स्कीम्स में। तो जो करंट ट्रेंड, अगर मैं इंडिया की बात करूं, जो चल रहा है वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे स्कैम्स चल रहे हैं। पिछले 2 सालों में जो ट्रेंड्स हैं, वो 2 से 3 सालों में बेसिकली लॉकडाउन के बाद में इन्वेस्टमेंट के नाम पे स्कैम्स बहुत बढ़ गए, क्योंकि लॉकडाउन में काफी लोगों ने ये सोचा कि हमारे पास में कोई एक पैसिव इनकम होनी चाहिए, एक जगह नहीं होना चाहिए कि कल को वो सोर्स बंद हो गया तो हमारे पास दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स, पहले न्यूज में और मीडिया में पहले ऐसे इतने एडवर्टीजमेंट्स नहीं आते थे, पर अब काफी ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स भी आते हैं, मैं टीवी पे भी लोग देखते हैं, तो लोग सोचते हैं कि अच्छा इसमें निवेश करके हमारा पैसा डबल हो जाएगा। और ऐसी बहुत सारी स्कीम्स भी चलती हैं। बीच में हर तरीके के नए ट्रेंड को यूज करते हैं ये। अभी मतलब मोदी जी का फेस यूज करके या फाइनेंस मिनिस्टर का AI फेस के यूज जरिए। करके डी फेक और इसके वीडियोस भी जनरेट करते हैं, जिससे बताते हैं कि अच्छा ऐसी स्कीम चल रही है। तो सबको लगता है कि अच्छा शायद पीएम ने बोला है तो सच होगा, या फिर सेलिब्रिटीज को यूज करते हैं। बीच में अनंत अंबानी की शादी थी, तो अनंत अंबानी के नाम से फेक न्यूज आर्टिकल्स प्रमोट किए गए कि अच्छा अनंत ठीक है। अंबानी ने एक जर्नलिस्ट से बात लेकिन करते हुए एक चीज मुकेश जी, इसमें एक चीज और भी है कि अब हमें जी। इनसे बचना कैसे चाहिए। ये बहुत सारे अलग अलग फ्रॉड तो आपने बताए हैं, समझाए हैं, लेकिन मैं वापस लौटूंगा तो आपसे जरा ये जानूंगा कि अब इनसे बचने की जरूरत क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है। मैं इसमें जरा आनंद सर को जोड़ लेता हूँ। आनंद सर, ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि इसमें जो केसेस रजिस्टर्ड हैं वो कम हो पाते हैं, और इसमें अंजाम तक पहुंचना ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा, इसकी संख्या बहुत कम हो जाती है कि केसेस सॉल्व हो पाते हैं। ये बड़ा चैलेंजिंग है, और लोगों के मन में इस बात को लेकर के बड़ा सवाल रहता है कि सही अगर साइबर फ्रॉड हो गया तो समझ लीजिए नुकसान हो ही गया है, इसका फिर कोई समाधान नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं। देखिए मुकेश जी, अब संख्या जो है वो 2% नहीं है। राजस्थान का मुझे पता है कि हर जिले में साइबर थाने खुल गए हैं, और साइबर थाने वालों के पास बहुत ज्यादा वर्क आ रहा है। रेगुलर केसेस दर्ज हो रहे हैं, रेगुलर कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि भरतपुर के आईजी साहब ने 2 बार स्पेशल अभियान चला के कामा, डीग, पहाड़ी, जोरेरा, ये पूरे इलाके में रेड करके इतने सारे एक्यूज्ड को अरेस्ट किया। लेकिन बात वही है कि आईटी एक्ट की धाराएं इसमें पर्याप्त नहीं है। अब पुराने वाले आईपीसी या बीएनएस के तहत कार्रवाई की जाती है, फोर्जरिंग की, चीटिंग की, बेवकूफ बनाने की, इनपर्सोनेशन की, फाइनेंशियल फ्रॉड की, वो सारी सेक्शंस लगाई जा रही हैं। और मैं सही कह रहा हूं, पिछले बार भी मैंने आपके चैनल पे कहा था कि जैसे फास्ट ट्रैक का इन्वेस्टिगेशन होता है साइबर वालों के ऊपर, अगर कोई कंट्रोल नहीं हुआ तो इससे बचना बहुत मुश्किल है। पुलिस 2 रास्ते निकालती है, फ्रॉडस्टर्स 4 रास्ते निकाल लेते हैं। वो नई नई बातें, नए नए काम, अब ऐसा तक हो गया कि किसी ओटीपी की जरूरत ही नहीं है और आपका पैसा ट्रांसफर हो जा रहा है। तो इतनी तरह के सेक्सटॉर्शन हो रहे हैं, एक्सटॉर्शन हो रहे हैं। कैसे लोग साइबर मतलब अरेस्ट की बात मानते हैं यार, किसी भी कानून में साइबर अरेस्ट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं। इस तरह डरा दिया जाता है कि आपका एक पार्सल आया था, उसमें ड्रग्स पकड़ी गई हैं, आपका कोई फलाना पार्सल आया उसमें कुछ गड़बड़ है, या आपके अकाउंट में पैसे डाले गए, यार यार चेक तो कर लो डाले कि नहीं डाले, और हम फटाफट उसमें बहक जाते हैं। तो मेरा मानना है कि पब्लिक को सतर्क करना पड़ेगा। अब आप टेलीफोन पर मतलब योजनाएं दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि इस नंबर पे सूचना दीजिए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जिन लोगों के साथ चीटिंग होती है वो टीवी पे और रेडियो पे अवेलेबल नहीं है। गांव के लोग, देहात के लोग, कस्बे के लोग, उनको पकड़ा जाता है। दे आर नॉट इवन अवेयर। तो मैं तो कहता हूं जैसे सर एक बड़ी कम्युनिटी संख्या लाइसेंस शहर ग्रुप है, में रहने वाले लोगों की भी है। अब साइबर अरेस्ट का अगर आपने जिक्र किया तो इसमें ज्यादातर पढ़े लिखे लोग इसमें थे। हाँ, कैसे वो लोग डर कैसे करके? मान लेते हैं इस बात को, और वो लोग इतना इतना पैसा ट्रांसफर। एक मैंने केस से देखा था करीब 6 महीने पहले कि उस बंदे ने बैंक जा करके एफडी तोड़वा करके पैसा ट्रांसफर किया। मतलब कैसे लोग मान लेते हैं समझ नहीं आता। मुझे तो मानना है कि पुलिस वालों को, स्पेशली आईटी वालों को इंचार्ज को लेकर के, जो कम्युनिटी लाइजन ग्रुप है, पीस कमेटी की मीटिंग होती है, मोहल्ले में जाते हैं, कम्युनिटी लाइजनिंग करते हैं, उनको लोगों को बताएं कि इस तरह की कोई अरेस्ट नहीं होती है, साइबर अरेस्ट इस तरह का। जागरूकता के पीछे किसी मैसेजेस ने लोगों राजस्थान के पुलिस बीच लिख तक लिया, पहुंचना, कस्टम लिख लिया। बिल्कुल सर, ये लोगों तक पहुंचना, ये बात पहुंचना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए हमारी कोशिश भी यही है कि इस कार्यक्रम के जरिए हम जो बात है,
जो असल जो धुंध के बादल इस वक्त बने हुए हैं ना, उसको थोड़ा हटा करके जो सच्चाई है लोगों तक वो पहुंचाई जा सके। मैं इसमें खुशबू जी को जरा जोड़ लेता हूं। खुशबू जी, इसमें थोड़ा सा बताइए कि शुरुआत में क्या, सबसे पहले अगर किसी के साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो सबसे पहले उस शख्स को क्या करने की जरूरत है, क्या किया जाए? साइबर फ्रॉड अगर मनी को लेकर हुआ है तो सबसे पहले 1930 ये एक नंबर है, टोल फ्री नंबर, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो I4C है उन्होंने जारी किया है। 1930 इस नंबर पे आप कॉल करें। जब आप इस नंबर पे कॉल करते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखें कि आपके पास में वो सारी डिटेल्स और ट्रांजैक्शंस की, कि आपने किस समय पे किस अकाउंट से किस अकाउंट में ट्रांसफर किया है, या किस अकाउंट से किस अकाउंट में ट्रांसफर पैसे हो गए हैं, या किस तरीके का इन ट्रांजेक्शन्स है। तो 1930 तो पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़ है cybercrime.gov.in। ये भी सेम I4C के अंडर तहत आता है। तो cybercrime.gov.in है, यहाँ पे आप ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर दें, आपको ग्रीवियंस नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाए। बट ये दो चीज़ आप सबसे पहले कर दें। इसके साथ में आप अपनी बैंक्स में या फिर आपके जो भी जहां से भी पैसे ट्रांजैक्शंस हुए हैं वहां पे आप इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें समय होता है कि आपके वो ट्रांजैक्शंस को रोक दे। तो जो समय है, टाइम जो है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइबर क्राइम में। और आपने शायद पूरा सेशन स्टार्ट किया था म्यूल अकाउंट से, तो जो म्यूल अकाउंट की आप बात कर रहे हैं, तो ये जो 1930 है, ये जहां जहां ये मनी आपकी ट्रांसफर होती जाती है, ये बहुत लेयर तक ये पैसों को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, ताकि जब ये पैसे ब्लॉक हो जाए तो आप जाकर इन पैसों को अनफ्रीज करवा के अपने पास लेकर आ सके। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है। तीसरा, उसके बाद में अगर ये हो गया है तो आप किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाए, आप अपनी कंप्लेंट दर्ज, आप उसको कंटिन्यू करें cybercrime.gov.in वाली कंप्लेंट को, और वहां पे इन्वेस्टिगेशन में आप उन लोगों का साथ दें। ये तो हो गई आपकी इमीडिएट चीजें। इसके साथ साथ में टेक्नोलॉजिकली आपको बहुत सारी चीजों का अवेयर रखना होगा कि आप सारे स्क्रीनशॉट्स ले लें, वो जो सारी चीजें हैं, बिकॉज एविडेंस जो है वो आपके पास है शुरुआत में। तो आप उन चीजों को, एविडेंस को डिलीट ना करें, वो चीजों को बाकायदा अपने पास रखें, जहां पे ये डिटेल्स हो कि पहली बार आपको कैसे अप्रोच किया गया, किस तरीके से हुआ, क्या आपके पास उसका कोई डिटेल है, उसका URL या स्क्रीनशॉट या फोन नंबर या कोई व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल जहां से वो आपको अप्रोच किए थे। तो जितनी भी चीजें हैं वो ट्रांजैक्शंस की या वो पूरे अच्छा खुशबू जी, इसमें इसकी क्या संभावना है कि भाई अगर किसी बुजुर्ग के पास या कोई ऐसा शख्स है जिसको ज़्यादा ऑपरेट फ़ोन करना नहीं आता है और उसके साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है, उसको पता भी नहीं चला, लेकिन उसको पता चला थोड़े समय बाद, तो उसके बाद क्या इसमें हो सकता है? भाई सीधे साइबर क्राइम में जाना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस बताया वो तो तत्काल वाला है कि तभी के तभी आप इंस्टेंट आपके बात भी 1930 में बकायदा कंप्लेन करें। बिकॉज ये जो क्रिमिनल्स है, आप समझे इस बात को कि ये जो क्रिमिनल्स है, ये एक इंसान को टारगेट नहीं करते हैं। इनका टारगेट होता है हजार से लेके लाखों लोगों को टारगेट करना, और जैसे ही वो टारगेट करते हैं फिर वो दूसरे इस पे मूव करते हैं। तो ये जो म्यूल अकाउंट्स है वो बहुत आसानी से नहीं होते। कुछ म्यूल अकाउंट्स है जो ये कुछ पीरियड तक यूज करते हैं, फिर दूसरे म्यूल अकाउंट्स पे शिफ्ट करते हैं। तो अगर आप उस समय के बीच में हैं तो आपको मिल जाए, या वहां से जब पैसा सेकेंड या थर्ड लेयर अकाउंट्स में जा रहा है तब तक भी अगर हो जाए तो आपका काम बन जाए। उसके साथ साथ में ये तो हो गया कि आपके पैसे सिक्योर करने के लिए। दूसरा होता है कि साइबर पुलिस स्टेशन, जो आपके पुलिस स्टेशन है, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे। जिस केस से आपने शुरुआत की थी, तो जब वो क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे, वो एक इन्वेस्टिगेशन और वो केस उसके हिसाब से चलेगा। तो समय, जब मैं आपको बोल रही हूँ समय, तो उस चीज के लिए ताकि आपके जो पैसे हैं वो आप जितनी जल्दी आप कंप्लेन करेंगे उतनी जल्दी आप उन पैसों को वापस ले पाएंगे या सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि 1930 एक नंबर बेसिक, आपको सबसे पहले इस पर आपको अपनी जानकारी देनी है, बताना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिए, क्योंकि आम जो कॉल होते हैं उसमें आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल, क्योंकि ये हालांकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा चला था कि आपको अपने बैंक, आपका जो है ATM कार्ड एक्सपायर हो गया है, आपको नया ATM कार्ड मिलेगा, तो उसके लिए आपको सारी डिटेल आपको देनी होती है। कभी भी बैंक आपसे ये बेसिक आपकी जो डिटेल है वो कभी नहीं लेता है, तो ये इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और जहाँ ऐसी चीज़ें होने लगे हैं, समझ जाइए वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं इसमें जरा नंदन जी को जोड़ता हूँ। नंदन जी, इसमें म्यूल अकाउंट का जिक्र हो रहा है, सबसे पहले थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आम और सरल भाषा में थोड़ा सा समझाइए, ये होता क्या है और ये किस तरीके से इसके बारे में जो है, क्या सबसे पहले बेसिक जानकारी क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अभी 22 तारीख से IPL चालू हुआ, तो बहुत सारे आपको सोशल मीडिया पे और अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स पे, वेबसाइट्स पे ये ऐड दिखने लगेंगे कि कोई एक वेबसाइट का नाम आएगा, आप वहां पे अपने प्लेयर सिलेक्ट करिए, एक गेम खेलना चालू करिए, और यदि आप जीतेंगे तो आपको इतने कॉइन्स मिलेंगे, इतने रुपए मिलेंगे। तो कई बार क्या, रुपीज में नहीं बात करते, कॉइन्स में और अलग अलग प्रकार के शब्दों में बात करते हैं। तो ये जो लोगों की एक सोच होती है अधिक लालच की, अधिक पैसा कमाने की, बात देहात या शहर में रहने वाले लोगों की नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी इस साइबर क्राइम में और इस प्रकार के फ्रॉड में आजकल फंसते जा रहे हैं,
क्योंकि उनको लालच दिया जाता है कि बिना टैक्स भरे कम समय में कुछ ही दिनों के अंदर उनका 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट उनको 1 लाख रुपए कमा के दे देगा। तो जितनी भी योजनाएं होती हैं जो सच से परे होती हैं, टू गुड टू बी ट्रू होती हैं, वो सब फेक ही होती हैं। मोडस ऑपरेंडी बदलते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बता दीजिए सर, ये शॉर्टकट के, क्योंकि हर कोई जो इन जालों के अंदर फंसते हैं ना, वो हमेशा शॉर्टकट मारने के चक्कर में रहते हैं, तो शॉर्टकट का रास्ता ये हमेशा दुखदाई होता है, ये भी थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर आप बैंक में आप एफडी करते हैं तो आपको 6 से 7% रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में आपको 12-15% के आसपास रिटर्न मिलता है। ये जो लोग आपको 2 दिन में पैसा डबल, 1 हफ्ते में पैसा डबल की बात कर रहे हैं, ये 100% ठग ही होते हैं। अब आजकल कभी कभी इवन सेलिब्रिटीज भी झांसे में आ जाते हैं और ऐसी वेबसाइट्स की पब्लिसिटी करने लगते हैं। कुछ तो डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू फेक सेलिब्रिटीज के वीडियोस यूज करते हैं, लेकिन कई सेलिब्रिटीज के ऊपर भी केसेस चल रहे हैं जहां पे सेलिब्रिटीज ने ऐसी वेबसाइट्स को एंडोर्स किया है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है, चाहे वो गेमिंग एप्स रही हो, चाहे बेटिंग एप्स रही हो। और क्रिप्टो करेंसी, लोग बिना सोचे समझे उसमें पैसा लगा रहे हैं। हाँ। उनको पता ही नहीं है इस करेंसी का सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है, ये बनती कैसे है, कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं क्योंकि लालच है। ठीक है, मैं मुकेश जी के पास हूँ, लेकिन उससे पहले खुशबू जी कुछ कहना चाह रहे हैं। खुशबू जी बताइए। आई थिंक आपका क्वेश्चन शुरुआत से यह है कि म्यूल अकाउंट होता क्या है और उसको समझने की जरूरत है। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगी आपको समझाने के लिए। म्यूल अकाउंट कुछ नहीं होता है, वो ये होता है कि बहुत लोग, अगर कोई इंसान जो जीवित ही नहीं है, उनके अकाउंट्स को टेक ओवर कर लेता है, पहला। दूसरा, जो लोग हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर एक अकाउंट बना लिया जाता है। तीसरा, सिंथेटिक आइडेंटिटी या किसी की आइडेंटिटी चुराकर अकाउंट्स बना लिए जाते हैं। चौथा, फेक आइडेंटिटी बनाकर, लाइक कोई पार्टनरशिप अकाउंट या कंपनी के अकाउंट्स बनाकर कंपनी रजिस्टर करके जो लाखों की तादाद में एक ही जगह से ऑपरेट हो रही है और उनसे लाखों के अकाउंट्स बना लिए। अब ये म्यूल अकाउंट्स होते क्या है? म्यूल अकाउंट्स ये होते हैं कि आज अगर आपने मेरे अकाउंट से पैसा चला गया और वो पैसा मेरा लेट्स से किसी एक इंसान के पास गया ए, तो वो अकाउंट हम पुलिस में अगर कंप्लेन करेंगे तो मेरा पैसा तो यहाँ से ए में गया है, ए के अकाउंट में, तो वहां से पैसा आप फ्रीज कर लें या ए को पकड़ लें। पर जब ए के पास पुलिस पहुंचती है तो ए बोलता है मैंने तो कभी अकाउंट ही नहीं खोला, या मेरा तो ये अकाउंट ही नहीं था, या मैंने किसी की हेल्प की। तो वो ए से फिर बी के अकाउंट में जाता है। जब बी पे पहुंचती है तो बी को भी नहीं पता है, या बी नाम का कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और एक्चुअली क्या है, ये लोगों के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये पूरा चेन सिस्टम चलता है। और यही हम अपने दर्शकों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों से, क्योंकि कई बार लोगों को झांसे में भी ले लिया जाता है कि भाई आपको पैसे मिलेंगे, आप अपना अकाउंट आप दीजिए, और उसका यूज़ करते हैं फिर, है ना। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इस बारे में भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब मैं ज़रा इसमें मुकेश जी को जोड़ लेता हूँ। मुकेश जी, अब ये जो ऑनलाइन गेमिंग का एक बड़ा प्रोसेस, और खास करके युवा जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा इसको लेकर के बड़ी रुचि रखते हैं। अब इसमें ऑनलाइन गेमिंग आपको खिलाई जाती है, इतना एडिक्ट कर दिया जाता है कि अगर आप बाहर निकलना चाहें तो भी नहीं निकल सकते हैं। इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वो बहुत जरूरी है रोकना, उसको बहुत जरूरी है रोकना। बिल्कुल, मुकेश जी बताइए। हाँ सर, मैं पहले एक बार आनंद सर की बात का रिप्लाई कर दूं, तो उसके बाद में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूं। आनंद सर ने कहा था कि रजिस्ट्रेशन जो है वो 2%, इतना कम रजिस्ट्रेशन नहीं है, काफ़ी केस रजिस्टर होते हैं। तो आरपीए में एक सेमिनार हुआ था 1 साल पहले, डीजी साइबर क्राइम रवि प्रकाश मेहरडा सर, उन्होंने खुद ने ये माना था कि राजस्थान के अंदर अगर केसेस देखें तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे 10,000 केसेस हमें रिपोर्ट हुए थे और हमने 400 में केस दर्ज किया। और अगर नेशनल हम फिगर देखें तो नेशनल जो रिपोर्टिंग है वो है 2%। तो ये तो डीजी साइबर क्राइम का वर्जन है, उसके अलावा फिगर्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये तो ऑफिशियल है। इसका वीडियो राजस्थान पुलिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड भी है। समवट अराउंड 27 या 28 मिनट के आसपास वो ये बात स्टेटमेंट देते हैं। मैं क्रॉस वेरीफाई भी कर रहा था। ठीक है, तो एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं गेमिंग प्लेटफॉर्म का। देखिए सर, गेमिंग प्लेटफॉर्म का जो बढ़ावा मिला है वो मेरे ख्याल से फैंटेसी स्पोर्ट्स के चलते बहुत ज़्यादा मिला है, क्योंकि फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ही लीगल कर दिया कि अच्छा ठीक है फैंटेसी स्पोर्ट्स तो आप खेल ही सकते हैं, तो वहाँ बैटिंग की आदत वहाँ से लगनी शुरू हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद में आप दूसरी जगह भी बैटिंग करते हो, 3 पत्ती के गेम खेल रहे हैं, कार्ड्स के गेम खेल रहे हैं, और जो बच्चे घरों में गेम्स खेल रहे होते हैं, जो नॉर्मल फायरिंग वाले गेम हैं, पबजी या इस टाइप के जो गेमिंग होते हैं, तो एडिक्शन उस लेवल से शुरू हो जाता है। इनिशियली क्या होता है कि जो पेरेंट्स के मोबाइल फोन होते हैं उनसे खेलते हैं, उसके अंदर उनको कुछ परचेज करना होता है, बाय करना होता है,
तो उनका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो होता है वो प्ले स्टोर में या एप्पल स्टोर के अंदर ऐड कर देते हैं और उससे पेमेंट कटना शुरू हो जाता है। तो उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि वो कितना खेल रहे हैं और कहाँ कितना पैसा लग रहा है। कई बार हमारे पास ऐसी कंप्लेंट भी आई है कि हमारे अकाउंट से फ्रॉड हो गया 25,000 रुपए का या 50,000 रुपए का। इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि बच्चा गेम खेल गया। एडिक्शन उस लेवल से शुरू हो जाता है। एडिक्शन को रोकने के लिए, चाहे आप गैम्बलिंग का एडिक्शन हो या किसी भी चीज का एडिक्शन हो, आप मोबाइल फोन पे अगर कोई भी एप्लीकेशन को बहुत लंबे समय से यूज कर रहे हैं तो आप मोबाइल फोन के अंदर फीचर्स होते हैं, मोबाइल फोन के अंदर आप अपना स्क्रीन टाइम जो है उसको ट्रैक कर सकते हैं। कौन सी एप्लीकेशन को दिन में कितने देर के लिए आप यूज करते हैं, वीकली और मंथली आपका एवरेज यूजेस टाइम क्या है, उसको लिमिट किया जा सकता है कि इस एप्लीकेशन को मुझे 10 मिनट या आधे घंटे से ऊपर यूज नहीं करना है, ताकि ये एडिक्शन जो है वो टूटे। ठीक है, यानी कि पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा सबक है, आपको देखना होगा, क्योंकि ऑनलाइन वॉच करिए बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ जी, आनंद सर जी। मतलब ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे लोग जैसे कि अक्षय कुमार, अजय देवगन, विवेक ओबराय, ये एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि भाई आप लूडो खेलो। दैट इज नॉट लूडो, दैट इज ए गेमिंग, दैट इज जुआ, सट्टा, क्लियर कट, और बच्चों को एडिक्ट कर रहे हैं। तो वो जब तक पेरेंट्स नहीं समझेंगे क्या होगा। तो ये हो रहा है, रेगुलर हो रहा है। और ये जो आया ना आपकी कि मुकेश अंबानी कह रहे हैं कि मैंने इसमें इतना पैसा बनाया, अभी मैंने 4-5 दिन पहले देखा निर्मला सीतारमण बोल रही हैं ये सब डीप फेक है। सर ये क्या हो रहा है, इससे बचना पड़ेगा। ठीक है, और हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें डीप फेक, एआई, ये जो टूल नए नए तरीके से जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसका हमें बहुत सावधानी से हमें समझना भी होगा, देखना भी होगा, और कैसे इस ऑनलाइन फ्रॉड से आपको बचना है उसके कुछ पॉइंट्स, कुछ तरीके भी बताए हैं, कैसे ये ठगी होती है ये भी हमने आपको बताने की कोशिश की है, ताकि आप, अगर आपके सामने कभी ऐसी परिस्थिति बने या कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, कोई आपके सामने ऐसा कॉल आता है, तो आपको कैसे क्या रिएक्ट करना है, ये हमने इस कार्यक्रम में आप तक पहुंचाने की बात बताने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन साइबर ठगी के इस मकड़जाल को तोड़ने के लिए हमारी कोशिश थी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।